एक गांव में गरीब आदमी रघु अपने बेटे मोहन और अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। इसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत करके अपना घर चलाता था, लेकिन वह एक नंबर का लालची किसान था कि मन में लालच कूट कूट के भरा था। एक दिन की बात है, जब वह खेत में खुदाई कर रहा था, तभी उसका बेटा मोहन उससे कहता है, बाबा, हमारी फसल बार बार खराब हो जाती है। पड़ोसी रामस्वरूप की फसल तो कितनी हरी भरी होती है, क्या हमारी फसल कभी उनके जैसी नहीं होगी? बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही सबसे अच्छा होता है। लालच मत कर, जितना अपने हिस्से में है उसी में संतोष रख। तू देखना, हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन बाबा, अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तो हम पूरे साल कैसे चलाएंगे? वैसे भी हमारे घर का खर्चा बहुत ज्यादा है। भगवान ने मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, किस्मत का रोना रोने के लिए नहीं। बस कड़ी मेहनत करते रहो। बस मुझे भगवान पर भरोसा है कि वह हमें ज्यादा दिन उदास नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रामस्वरूप आ जाता है। उसे देखकर रघु रामस्वरूप से कहता है, भाई रामस्वरूप, तुम्हारी फसल हर बार इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? तुम ऐसा क्या करते हो अपनी फसल में? अरे मेरी तो कभी अच्छी फसल हो ही नहीं पाती है। मेहनत के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है रामलाल। मैं हर बार अच्छी खाद और अच्छे बीज बोता हूं और इसी कारण मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। और इस बार फिर से मैं अच्छी खाद और अच्छे बीज लाऊंगा। नई किस्म के बीज ये कहां से मिले तुम्हें? मुझे भी बताओ भाई कि आखिर तुम कहां से लाते हो? शहर में एक व्यापारी आया था। उसने बताया कि ये बीज आम बीजों से कई गुना ज्यादा उपज देते हैं। मैंने महंगे थे पर खरीद लिए, और तुमने तो देखा था ना कि कितनी अच्छी फसल हुई थी, इसीलिए मैं वहीं से बीज ले आता हूं। अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊं तो मेरी फसल भी तुम्हारी तरह अच्छी तैयार होगी, क्यों भाई रामस्वरूप? हाँ भाई, तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी तैयार होगी। इसका मतलब मैं कुछ ही दिनों में अच्छी फसल करके अच्छा मुनाफा कमाऊंगा और जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। रामलाल के मन में लालच का पहला बीज पड़ चुका था और उसके मन में अच्छा लालच जागने लगता है। रामलाल घर आता है और अपनी पत्नी के पास उदास होकर बैठ जाता है। गौरी खाना बना रही थी। रामलाल को पास में उदास बैठा देखकर पूछती है, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? अरे पहले कभी मैंने आपको इतना ज्यादा चिंतित नहीं देखी हूँ। आखिर बात क्या हुई है? रामस्वरूप के खेत की फसल हर बार अच्छी होती है और कितनी हरी भरी होती थी। उसने नए बीज लिए थे और उसकी फसल दुगुनी हो गई। यह बात उसने आज मुझे बताई है। पर वो बीज महंगे थे ना? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो हम लोग वह बीज खरीद सके? अरे उन बीजों को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसों की जरूरत होगी। अगर हम कुछ पैसे उधार ले लें तो शायद वह बीज खरीद पाए जी, और अपनी अच्छी फसल उगा पाएंगे। और अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो अच्छा मुनाफा भी होगा। कर्ज लेकर खेती करना ठीक नहीं रामलाल। पहले ही हमारा गुजारा मुश्किल से चलता है, और अगर समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो शायद हमारा खेत और घर भी हमारे हाथ से जा सकता है। और इन सब से बचने के लिए मुझे एक ही रास्ता दिखाइए। एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, और वह है कि हम कर्ज न लें। तुम हमेशा डरती क्यों हो? अगर फसल अच्छी हुई तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। ये लालच नहीं, समझदारी है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो भी कर्ज लेंगे उससे हमारा फायदा ही होगा। गौरी चुप हो जाती है। वह जानती है कि रामलाल के दिल में लालच घर कर रहा है, लेकिन उसे समझाना आसान नहीं। लेकिन रामलाल के मन में अत्यधिक लालच आ रहा था। रामलाल अपने गांव के साहूकार के घर के लिए जाता है। गणपत लाल एक अमीर आदमी है जो गांव के कई किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता है,
लेकिन आप रामलाल भी उसी के पास गया था। अरे रामलाल भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? मुझे थोड़े पैसे चाहिए खेती के लिए, क्योंकि मुझे इस बार अच्छी फसल उगानी है और अच्छा मुनाफा कमाना है। हाँ, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, उसी हिसाब से मैं तुम पर ब्याज लूंगा। मुझे तो सिर्फ 2000 रुपए, मैं अगली फसल के बाद लौटा दूंगा, बाकी तुम्हारा ब्याज भी तुम्हें दे दूंगा। अरे तुमने तो कह दिया कि तुम अगली फसल के बाद लौटा दोगे, लेकिन लौटाने की बात तो बाद में होगी, लेकिन ब्याज का क्या ख्याल है? मेरा नियम है, जो लेगा उसे 2 गुना लौटाना होगा। 2 गुना तो बहुत ज्यादा है। अरे कुछ काम कर लो। पैसा ऐसे ही नहीं मिलता रामलाल, सोच लो। चाहो तो खेत गिरवी रख सकते हो, और ब्याज में कोई कमी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो ले लो, वरना जाओ यहां से। उसके बाद सुनकर वह समझ जाता है कि अब साहूकार पैसे कम नहीं करेगा। फिर रामलाल साहूकार की बात मान लेता है और पैसे ले लेता है। रामलाल घर लौटता है। उसके मन में अब लालच पूरी तरह से घर कर चुका है। क्या हुआ? तुमने उधार ले लिया? मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुमने उधर तो ले ही लिया होगा। हाँ, लेकिन अब हमारी फसल भी रामस्वरूप से अच्छी होगी। बस एक बार ये बीज बो दूं, फिर देखना हम अमीर बन जाएंगे, और फिर हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जो भी जरूरत होगी वह तुरंत ले सकेंगे। गौरी कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही रामलाल बीज लेने के लिए जाता है। आइए किसान जी, क्या खरीदना है? मेरे पास अच्छी उपज वाले बीज हैं। जो भी एक बार मेरे पास से ले जाता है तो उसकी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। मुझे वही बीज चाहिए जो ज्यादा फसल दें और उनमें मेहनत भी कम करनी पड़े, लेकिन कम समय में ही ज्यादा फसल दें। ओह, आप भी बड़े किसानों में शामिल होना चाहते हैं? ये बीज बहुत खास हैं, लेकिन महंगे भी हैं। और अगर एक बार आपने कष्ट करके वह बीज ले लिए तो आप जल्द ही बड़े किसान बन जाएंगे। अच्छा, तो एक बोरी कितने रुपए की है? आप मुझे पहले यह बात बताइए, फिर मैं आपसे बीज लूंगा। एक बोरी 2000 रुपए की, लेकिन फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। आप एक बार लेकर तो देखो। महंगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार मैं अपनी किस्मत आजमा कर देखता हूँ। जो बीज 3 गुना फसल दे, उसकी कीमत भी 3 गुना ही होगी ना। और तुम्हारी यह बात भी सही है कि आगे तुम्हारी किस्मत तुम्हारा जैसा साथ देगी, वैसे ही तुम्हारी फसल होगी। फिर रामलाल उस व्यापारी की बात मानकर एक बोरी खरीद लेता है। और घर में लाकर रखता है। फिर अपने बेटे से कहता है, बेटा, यह बीज बहुत अच्छे हैं और इससे हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। अच्छा बाबा, क्या यह बीज जादुई बीजों की तरह काम करेंगे? बेटा, ये जादू से भी बढ़कर है। कुछ ही महीनों में देखना हमारा खेत लहलहा उठेगा और रामस्वरूप की फसल से भी अच्छी फसल होगी। रामलाल नए बीजों को पूरे खेत में फैला देता है। वह पुरानी विधियों की जगह नए बीजों और व्यापारी के बताए उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। कहीं ये नए बीज हमारे खेत को नुकसान न पहुंचा दे, और आपने उस व्यापारी की बात पर तुरंत भरोसा भी कर लिया था। ये भगवान, पता नहीं अब क्या होगा, फसल अच्छी होनी भी या नहीं। तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो? रामस्वरूप की फसल देखी थी ना? बस कुछ ही महीनों में हमारा भी वैसा ही होगा। और व्यापारी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वह अपनी फसल तैयार करते हैं और उसके बाद जोरों से बीज बेचते हैं। गौरी चुप हो जाती है, लेकिन उसका मन अब भी आशंकाओं से भरा हुआ है। फिर धीरे धीरे करके 1 सप्ताह हो जाता है, लेकिन रामलाल के खेत में एक भी बीज नहीं उगा था। तो वहीं पड़ोस में खड़ा रामस्वरूप उससे कहता है, अरे भाई रामलाल, तुमने बीज अच्छे से बो दिए थे ना? लेकिन पूरा 1 सप्ताह हो गया है,
बीज बोए हुए और तुम्हारे बीजों में से अभी अंकुर तक नहीं निकले हैं। आखिर क्या बात है कि तुम्हारे बीजों ने जमाव नहीं लिया है? अरे रामस्वरूप, नए किस्म के बीज हैं तो थोड़े समय में जमाव लेंगे, लेकिन सोना उगलेंगे। बस कुछ दिनों का और इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद यह जमाव जरूर लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन रामलाल की फसल नहीं उगी। पास हो गया था कि उसे खराब बीज मिले हुए थे। हे भगवान, तेरा कैसा अन्याय है। मैंने सोचा था कि यह फसल अच्छी तैयार हो जाएगी तो मैं 1 पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा और मुझे यह गरीबी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे बीजों को ही नहीं उगने दिया है। अब मैं क्या करूंगा और अपने घर में अपनी बीवी और अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और फिर मैं साहूकार का पैसा कैसे वापस कर पाऊंगा? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा खेत भी मेरे से कर्ज पर छीन लिया जाएगा। अब रामलाल को बहुत चिंता और दुख हो रहा था कि उसने एक तो पैसे कर्ज पर लिए थे और दूसरी उसकी फसल भी नहीं उगी। रामलाल बड़े उदास मन से घर वापस लौटता है। जब वह घर पहुंचता है तो उदास होकर बैठ जाता है। उसे उदास बैठा देखकर गौरी पूछती है, अरे जी, हमारी फसल अच्छी तैयार हुई है ना, लेकिन आप मुझे बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। आखिर क्या बात हुई है? अरे गौरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे सब कुछ बर्बाद हो गया गौरी, हमारी फसल नहीं उगी है और अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वह बीज ही खराब थे। लेकिन आप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगा। साहूकार के पैसे कैसे वापस करूंगा और फिर दोबारा फसल को कैसे उग पाऊंगा? और कहीं ऐसा ना हो कि साहूकार हमारा खेत हमसे कर्ज के रूप में छीन ले। मुझे तो पहले ही उन बीजों पर शक था, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब यह तो कहीं है कि हमारा खेत हमसे साहूकार छीन ही लेंगे, क्योंकि अब तुम उनके पैसे किसी भी तरह से नहीं वापस कर सकते हो। मैंने सोचा था हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन सब कुछ चला गया। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मैं तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद आज मुझे एक दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित हो जाते हैं और अब उनके समझ में कोई रास्ता नहीं आ रहा था। शाम को गांव की चौपाल पर कई किसान एक साथ इकट्ठे बैठे और खड़े थे। तभी साहूकार का आदमी रामलाल से कहता है, अरे भाई रामलाल, मालिक ने तुम्हें याद किया है जो तुम कर्ज पर पैसे ले आए थे। वह पैसे अब चुकाने का समय आ गया है, तो तुम मेरे साथ चलो और साहूकार जी के पैसे लौटा दो। रामलाल के माथे पर पसीना छलक आता है। आसपास बैठे किसान उसकी ओर देखने लगते हैं। रामलाल भाई, तुमने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। अब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है, क्योंकि साहूकार जिसे भी अपने पास बुलाते हैं या तो उससे अपना कर्ज वसूल लेते हैं या उसका खेत उससे छीन लेते हैं। भाई, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो बीज आपने बताए थे उन्हीं को लेने के लिए मैंने साहूकार जी से कर्ज पर पैसे लिए थे, लेकिन उन बीजों ने भी अंकुर नहीं दिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब रामलाल के चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ झलक रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साहूकार उससे क्या छीन सकते हैं। रामलाल साहूकार के पास पहुंचता है तो साहूकार रामलाल से कहता है, और भाई रामलाल, तुम्हारी फसल कैसी हुई है? अच्छी हुई है ना? साहूकार जी, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रह गया मेरे पास। मैंने जिन बीजों को अपने खेत में बोया था वह बीजा खराब निकल गए और उनमें अंकुर ही नहीं आए। ओह, बर्बाद हो गया? तो क्या मैं भी अपना कर्ज भूल जाऊं? शायद तुम यही बात कहना चाहते हो ना रामलाल? नहीं साहूकार जी, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पैसा भूल जाइए। मैं तो बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप मुझे बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। नहीं, मैंने तुम्हें 2000 रुपए उधार दिए थे और मेरा नियम है 2 गुना लौटाना होगा। 4000 रुपए चाहिए मुझे, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। 4000? साहूकार जी, इतनी जल्दी मैं कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो मैं अभी आपको 4000 रुपए कैसे दे पाऊंगा? अगर पैसे नहीं हैं तो खेत दे दो,
बस मेरा कर्ज माफ हो जाएगा और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं साहूकार जी, मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आप मेरा खेत मुझे मत लीजिए, क्योंकि वही मेरी कमाई का जरिया है और उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मुझे बस कुछ दिन का समय दे दो, फिर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख रामलाल, मैंने आज तक किसी पर भी रहम नहीं किया है और ना ही उसे थोड़ा भी समय ज्यादा दिया है, लेकिन मैं तुझ पर रहम करता हूं और तुझे कुछ दिनों का समय दे रहा हूं। अगर तूने अपने खेत में किसी भी फसल के बीज बो दिए तो मैं तुझे कुछ दिन का समय और दे दूंगा, ताकि तेरी फसल भी अच्छी तैयार हो जाए। फिर तू मेरे पैसे मुझे दे देना। साहूकार की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसके पास एक आखिरी मौका था जो उसका खेत उसके पास से नहीं जाएगा। अगर वह मेहनत करेगा तो फिर रामलाल साहूकार से कहता है, साहूकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे कुछ दिन का समय और दिया। साहूकार जी, अब मैं खूब मेहनत करूंगा और अच्छा पैसा भी कमाऊंगा, लेकिन लालच नहीं करूंगा। रामलाल खुशी खुशी घर वापस लौटता है। अरे जी, साहूकार जी ने क्या कहा है? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दी है या नहीं? अरे गौरी, साहूकार जी ने मुझे कई दिनों की मोहलत दी है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने खेत में किसी भी फसल के बीज बो दूं तो वह मुझे और ज्यादा दिनों की मोहलत दे देंगे। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुम कड़ी मेहनत से काम करना और लालच बिल्कुल भी मत करना, तभी ये काम हो पाना संभव है। फिर रामलाल अपने खेत में बहुत मेहनत करके खुदाई करता है और फिर वह बीज भी बो देता है। कुछ महीनों के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी कर दी है। अब मैं साहूकार जी के पास जाता हूँ और उनसे इस फसल के बारे में बात करके देखा हूँ। साहूकार जी, मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है, तो आप उस फसल को खरीद लो, जैसे मुझ पर आपका कर्ज भी नहीं रहेगा। ठीक है रामलाल, तुम्हारी सारी फसल के मैं तुम्हें 4,000 रुपए दूंगा, लेकिन वह मेरे ब्याज सहित कर्ज के ही हो जाएंगे। और तुम अगली बार अपनी फसल पैदा करना तो उसे बेचकर तुम पैसे ले जाना। इस तरह रामलाल लालची था, लेकिन फिर मेहनती बन गया और अपना सारा कर्ज चुका दिया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि आप लोग हमारी ऐसी स्टोरी वीडियो देख सको। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।